नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रमुख तथ्यों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले जो चक्रीय पवन विक्षोभ हैं उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यह वस्तुतः निम्न हवा दाब के क्षेत्र होते हैं या निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है और ये प्रायः वस्तुतः निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। आगे बात करें, इनमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिए, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों अनुकूल होता है। घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल दक्षिण गोलार्ध में होता है, वहीं उत्तरी गोलार्ध में सुई की यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पहला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आगे बात देखिए, कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो प्रश्न ये इस प्रकार पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वहीं आगे बात करें, टाइफून चक्रवात से चीन सागर का क्षेत्र प्रभावित होता है। यानी चीन सागर का क्षेत्र किस चक्रवात से प्रभावित होता है? तो टाइफून चक्रवात से प्रभावित होता है। टाइफून चक्रवात कहाँ पर आता है? तो चीन सागर में आता है। इससे चीन सागर का क्षेत्र प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 35 से 65 यानी 35 से लेकर के 65 अक्षांशों के मध्य से कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? विकल्प में दे देगा आप लोगों को, 35 से 40, 35 से 60, 35 से 65, इस तरह से विकल्प आता है। तो 35 से 65 अक्षांशों के मध्य दोस्तों जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसे ITC-J के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म है, विस्थापन भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि ग्रीष्म काल में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की तरफ होता है? तो उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। किससे? भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ होता है। टॉर्नेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल से मापी जाती है। फुजीटा स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो टॉर्नेडो की तीव्रता मापी जाती है। टॉर्नेडो की तीव्रता फुजीटा स्केल से मापी जाती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। विली विली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान रखिए, विली विली जो है उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी दे देगा, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। तो ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। विली विली कौन सा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? विली विली है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए सफीर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। सफीर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किसकी निरंतर गति को मापने के लिए किया जाता है? तो तूफानों की निरंतर गति को मापने के लिए किया जाता है। वहीं बात करें तो बैरोमीटर में मरकरी के स्तर की अचानक गिरावट, बैरोमीटर में मरकरी का अगर स्तर अचानक गिरने लगता है तो इस घटना का सूचक होता है किसका? तूफान आने का सूचक होता है। किसका? तूफान आने का सूचक होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में किस ऋतु में उत्पन्न होता है? तो शीत ऋतु में उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है।
भारत में चक्रवाती पूर्वानुमान की जानकारी क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली है। कहाँ पे है? क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली दिल्ली है। नेक्स्ट, चक्रवात केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। चक्रवात की आंख के नाम से किसे जाना जाता है? तो चक्रवात केंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है? तो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है। 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस गोलार्ध में उत्पन्न होता है? तो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी मिसौरी घाटी क्षेत्र को टॉर्नेडो अली कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे टॉर्नेडो अली के नाम से जाना जाता है? तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी का क्षेत्र टॉर्नेडो अली के नाम से जाना जाता है, टॉर्नेडो अली कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। बात ये ध्यान देने, ये पॉइंट जो है ध्यान देने योग्य है कि चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? निम्न दाब होता है, जबकि वहीं बात करें तो परिधि की ओर क्या होता है? उच्च दाब की स्थिति बनी होती है। तथा प्रति चक्रवात में केंद्र की तरफ जो है उच्च दाब की स्थिति होती है और परिधि की तरफ निम्न दाब की स्थिति पाई जाती है। ये दोनों बातें ध्यान रखिए। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है तथा वहीं बात करें प्रति चक्रवात में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है, यानी केंद्र में उच्च दाब और परिधि की तरफ निम्न दाब पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली था। मुर्शीद कुली कौन था? तो मुगल सम्राट के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का क्या था? अंतिम गवर्नर था, जिसका शासनकाल 1717 से 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित की थी। तो ढाका से मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी किसने हस्तांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी। बंगाल के गवर्नर अली वर्दी खान ने यूरोपियन की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। तो बंगाल का वह गवर्नर जिसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी वो कौन था? अली वर्दी खान था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। ये ब्लैक होल घटना कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी? क्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। ये प्रश्न उठता है कि क्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो अलीनगर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इस युद्ध में बंगाल का नवाब का सेनापति मिर्जाफर था। 1757 के प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? मिर्जाफर था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। वहीं प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मिर्जाफर बना दिया गया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से मानी जाती है और 1760 में अंग्रेजों ने मिर्जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया।
मिर्जाफर को हटाने के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। कब? 1760 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया था। कब? 22 अक्टूबर 1764 को। यह प्रसिद्ध घटना है जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता। इसमें 3 शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। कौन कौन? मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलकर के जो है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, लेकिन इन्हें पराजित, हार का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेना या अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के समय ध्यान रखिए, बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद के प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। ये बातें एकदम ध्यान में बनाए रखिए कि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद के प्रथम संधि जो हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुई थी, तथा इलाहाबाद की द्वितीय जो संधि हुई थी क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। इलाहाबाद की संधि के भी उस समय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।